Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हमारा वीडियो लेक्चर बेस है ज्यूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक रियलिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ। ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जैसे एनालिटिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल। उसी तरह से एक स्कूल है रियलिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आता ही आता है। तो मैंने इस थ्योरी को बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है क्योंकि बच्चों को ये थ्योरी काफ़ी हार्ड लगती है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज रियलिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ। देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए कि रियलिस्ट थ्योरी क्या होती है। इसका नाम दिया गया है रियलिस्ट। इसका मतलब जो रियल सिचुएशन से कनेक्ट करती है उस थ्योरी को हम बोलते हैं रियलिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ। ये थ्योरी कहती है जो लॉ हमारी बुक्स में लिखे रहते हैं, जो एक फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन है, वो कभी भी लॉ नहीं होते हैं। एक्चुअल लॉ वो है जब जज किसी केस को डिसाइड करता है तो उसमें वो जो डिसाइड करता है, जो अपना वर्डिक्ट देता है, वही लॉ मानना चाहिए। क्योंकि उस डिस्प्यूट को, उस केस को सॉल्व करते समय जो जज है वो सारी की सारी उस केस की पर्टिकुलर सिचुएशन को देखता है। वो देखता है कि जो कॉन्विक्ट है उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, उसकी एज कैसी है, किस सर्कमस्टांसिस ने उसने ये अपराध किया है, इंटेंशनली करा है, नॉन इंटेंशनली करा है उसने, और उसमें जज की खुद की पर्सनैलिटी भी बहुत काउंट करती है। देखिए, पर्सनैलिटी भी बहुत तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जज काफ़ी इमोशनल होते हैं, बहुत से जज बहुत रेशनल होते हैं। वो जो है माइंड से ज़्यादा वर्क लेते हैं, क्या ठीक है क्या बुरा है, एविडेंस के बेसिस पे क्या चीज़ लगता है, वो उस हिसाब से डिसीजन देंगे। और जो इमोशनल है वो थोड़ा सा दिल से भी काम करते हैं। वो देखते हैं कि एक्चुअली सर्कमस्टांसेस में क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, तो उस तरीके से वो जो है केस को डिसाइड करते हैं। तो ये रियल सिचुएशन को देखते हैं कि क्या प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, और उसको देख के कोर्ट जो है थोड़ा हट के डिसीजन देते हैं। तो इस थ्योरी को कहते हैं रियलिस्ट थ्योरी। और आप देखिए भी कि हर कंट्री में जो है, जो हमारी सोसाइटी की प्रेजेंट सिचुएशन चल रही होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए कानून बनते हैं। आप देखिए, अभी हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक का कानून आया है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी, वैसे तो मुस्लिम्स पे जो है उनका पर्सनल लॉ लागू होता है, लेकिन फिर भी आज की एज की डिमांड है कि वुमेन्स को जो है एक स्टेटस मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनका कोई भी हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो ट्रिपल तलाक से मुस्लिम वुमेन काफ़ी हैरिश फील कर रही थी, तो इसीलिए उनके इस हैरेसमेंट को हटाने के लिए ट्रिपल तलाक लाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा ये आज के समाज की जरूरत है। अब हमारे जम्मू कश्मीर में 370 लगा हुआ था, तो जो हमारे कानून थे, जो पूरी रेस्ट ऑफ इंडिया के थे और जो जम्मू कश्मीर के थे, दोनों बिल्कुल अलग अलग हो रहे थे, जबकि जम्मू कश्मीर भारत का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन वाला जो क्लॉज थी ये 370, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे हटा दिया। तो ये आज की प्रेजेंट सिचुएशन को, रियलिस्ट सिचुएशन को देख के ही ये चीज़ की गई। अब आप सबरीमाला का डिसीजन देखिए, वहाँ पे वुमेन्स को जो था एक पर्टिकुलर पीरियड में घुसने की इजाज़त नहीं थी। अब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि जो है वुमेन वहाँ पर जा सकती है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन को देख के हमें अपने अलग अलग कानून जो है बनाने पड़ते हैं। तो जब हम प्रेजेंट सिचुएशन, रियलिस्टिक सिचुएशन के बेस पे कानून बनाते हैं और जो जज के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें हम रियलिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये जो रियलिस्ट थ्योरी है, इसको जो है बहुत से लोग क्या कहते हैं कि ये जो सोशल लॉजिकल आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस था, उसी की जो है एक ये लेटेस्ट ब्रांच है। वो इसे अलग से थॉट ना मान के वो कहते हैं कि ये उसी की एक ब्रांच है। क्यों वो इसको ब्रांच बोलते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि ये सोशोलॉजिकल स्कूल से थोड़ा सा अलग है। तो जो सोशोलॉजिकल स्कूल की कमियां थी, ये उन्हीं को पूरा करता है। तो उन्हीं कमियों से हमें पता चलता है कि इनका इस्टेब्लिशमेंट भी क्यों हुआ। एक्चुअली ये 3 रीजन थे जिनकी वजह से रियलिस्ट स्कूल जो है इमर्ज हुआ। सबसे पहला था
कि जो सोशोलॉजिकल स्कूल थे वो जो है सोशोलॉजिकल जस्टिस चाहते थे। उनका मेन इफेक्ट था कि ये सोसाइटी में जो है मिनिमम फ्रिक्शन करे लॉ और मैक्सिमम जो है बैलेंस लेकर आए। तो रियलिस्ट थ्योरी इसका जो है अपोज करती थी। नेक्स्ट था कि सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, जो कि रॉस्को पाउंड ने भी शुरू करी थी। तो वो थ्योरी कहती थी कि हमारे बहुत सारे जो है इंटरेस्ट होते हैं जिन्हें हम प्राइवेट इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में बांट सकते हैं। और लॉ का ये काम है कि वो इन इंटरेस्ट में हार्मोनाइज करे, उन्हें बैलेंस करें, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हो और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कम हो। लेकिन रियलिस्ट थ्योरी वालों ने कहा कि आप जितने भी हमारे इंटरेस्ट होते हैं उन्हें 3 इंटरेस्ट में नहीं बांट सकते, क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट उनकी वेशभूषा होती है, खाना पीना होता है। तो इतने डिफरेंट डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं तो हम उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। और कभी कभी तो ये क्लासिफिकेशन ओवरलैप भी करता है। कोई इंटरेस्ट हमें सोशल दिखता है तो साथ के साथ वो जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा व्हीकल चला रहे हैं बिना मतलब फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन लग रहा है, तो पॉल्यूशन वैसे तो जो है सोसाइटी के लोगों की पॉल्यूशन से रक्षा करना सोशल इंटरेस्ट है। लेकिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी तो लोगों को भी अपना ये इंटरेस्ट लगने लगा कि जो है पॉल्यूशन से हमारा बचाव होना चाहिए। तो देखिए, एक ही इंटरेस्ट एक जगह पे सोशल इंटरेस्ट भी है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी बन रहा है, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग हो रही है। तो रियलिस्ट थ्योरी कहती थी कि जो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी है ये प्रैक्टिकल नहीं है। थर्ड, रियलिस्ट थ्योरी कहती थी कि एक्चुअली जो कोर्ट में डिस्प्यूट सेटल किए जाते हैं, जब जज डिसीजन देता है तो वो बिल्कुल डिस्प्यूट की रियल सिचुएशन को देख के ही दिए जाते हैं कि क्या उसमें एविडेंस हुए, क्या सर्कमस्टांसेस थी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है जजेस की है, जो कि कोर्ट में डिस्प्यूट को सेटल करते समय डिसीजन देते हैं। तो इन रीजन की वजह से रियलिस्ट स्कूल आया। तो आपको यहाँ तक ये पता चल गया कि रियलिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में यही बताना पड़ेगा कि रियलिस्ट थ्योरी क्या है, फिर आपको इसके इस्टेब्लिशमेंट के रीजन बताने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रियलिस्ट स्कूल के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि देयर इज नो सर्टेनिटी। उन्होंने कहा हम जो भी लॉ बना रहे हैं उसमें सर्टेनिटी नहीं है। अभी तक ऑस्टिन ने जब अपना पॉजिटिव लॉ बताया था तो उन्होंने कहा था लॉ सर्टेन होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा पॉजिटिव लॉ क्या है, जो स्टेट ने लागू कर दिया, जो उसने ऑर्डर पास कर दिया तो लॉ बन गया, जब वो रिटन उसमें आ गया तो वो लॉ है। लेकिन रियलिस्ट वाले जो जूरिस्ट थे वो कहते थे लॉ जो है जजेस जो पर्टिकुलर डिसीजन में डिसीजन देता है वो लॉ होता है। तो जब भी उसके पास कोई केस आएगा सेम टाइप का, तो हर एक कॉन्विक्ट की, हर एक एविडेंस की सर्कमस्टांसेस अलग अलग होगी, तो लॉ भी अलग अलग ही होगा। तो इसीलिए रियलिस्ट वाले कहते थे कि लॉ में कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। दूसरा, रियलिस्ट लॉ अकाउंट, अगर हमें लॉ की अंडरस्टैंडिंग करनी है तो वो उसमें साइकोलॉजिकल अप्रोच को बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस देते थे। वो कहते थे चूंकि ये जो लॉ है वो जज मेड लॉ है, तो जज जब भी डिसीजन देता है तो उसमें उसकी पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी खुद जैसी होगी, उसका एक्सपीरियंस लोगों को समझने में जितना होगा, जितना वो लोगों को जानता है, तो उसके डिसीजन में ये सारे फैक्टर वर्क करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने साइकोलॉजिकल अप्रोच को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया। थर्ड, रियलिस्ट वाले जूरिस्ट कहते थे कि उन्होंने लॉ को हमें उसका इफेक्ट देखना है, कि हमारा जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, उसी हिसाब से जज डिसीजन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं और वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। तो हमें लॉ को उसकी इफेक्ट, प्रेजेंट डे के इफेक्ट में भी उसको एवेल्युएट करना है। नेक्स्ट, ये लीगल टर्मिनोलॉजी के बिल्कुल अंगेज थे, क्योंकि लीगल टर्मिनोलॉजी का तो मतलब है कि जो लॉ में लिखी गया उसको ही हमें लिटरली फॉलो करना है। लेकिन ये कहते थे कि लीगल टर्मिनोलॉजी वाला जो लॉ है, जो अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे, विटनेस के बेसिस पे, जजेस अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे, उन्हें कॉन्विक्ट को कितना रीड करना आता है उसके बेसिस पे तो डिसीजन दे ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये लीगल टर्मिनोलॉजी को अपोज करते थे। लास्ट है, दे डू नॉट सपोर्ट फॉर्मल अप्रोच टू लॉ। देखिए, फॉर्मल अप्रोच क्या कहती है कि लॉ जो लेगिस्लेशन ने बनाया
या आप जिन कस्टम को मान रहे हैं वो जो एक रिटन फॉर्म में आ गए, आपके कोडिफाइड हो गए, वो फॉर्मल अप्रोच है लॉ की। लेकिन रियलिस्ट तो बिल्कुल ही इससे अपोजिट थे। वो तो कहते थे कि जो जज मेड लॉ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो कहते थे एक ही जज एक ही टाइप के केस में अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिसीजन दे सकता है। तो इसीलिए ये फॉर्मल अप्रोच टू लॉ को सपोर्ट नहीं करते। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ रियलिस्ट स्कूल। अब हम देखेंगे रियलिस्ट स्कूल के मेन ज्यूरिस्ट कौन से हैं। मैं आपको 3 ज्यूरिस्ट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले है कार्ल ल्यूइन। अब कार्ल ल्यूइन ने जो है रियलिस्ट स्कूल के बारे में क्या कहा, अब हम वो देखते हैं कि उनके मेन फीचर रियलिस्ट के बारे में क्या क्या थे। सबसे पहले तो आपको पता ही है रियलिस्ट स्कूल की हम फीचर्स पढ़ चुके हैं, वही सब फीचर आपको जो डिफरेंट ज्यूरिस्ट है उनमें दिखाई देंगे। सबसे पहला है कार्ल ने माना जुडिशरी की विजडम पे बहुत ज़्यादा उन्होंने भरोसा बताया। उन्होंने कहा जो जजेस होते हैं उनके सामने जब भी कोई केस चलता है तो लॉयर्स अपना एविडेंस पेश करते हैं, विटनेस अपनी बताते हैं, कॉन्विक्ट अपनी दलीलें देता है। तो इतने सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए खुद उनका भी एक्सपीरियंस होता है तो वो डिसीजन देते हैं। तो इसलिए जो जुडिशरी होती है वो बहुत बुद्धिमान होती है और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो लॉ है, जो ऑफिसर्स हैं, जो डिस्प्यूट के बारे में जो भी करते हैं, ऑफिशियल से मतलब है उनका यहाँ पे जजेस से, तो जजेस के सामने जो भी डिस्प्यूट होता है उन डिस्प्यूट को सेटल करके वो जो डिसीजन देते हैं एक तरीके से वही लॉ है। थर्ड उन्होंने बताया कि जो सोसाइटी है वो डायनामिक सोसाइटी होती है, वो स्टैटिक सोसाइटी नहीं है। हर पीरियड में सोसाइटी में चेंज आते रहते हैं। आप देखिए पहले हमारे यहाँ पे हम अपने एंशिएंट कल्चर को बहुत मानते थे, हम अपने टीचर्स को बहुत आदर देते थे, रेस्पेक्ट देते थे, एल्डर्स को जो है हम रेस्पेक्ट देते थे, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। लेकिन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब जॉइंट फैमिली की जगह सिंगल फैमिली आने लगी है। अब बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की इतना ज़्यादा नहीं सुनते हैं। तो इससे पता चलता है कि सोसाइटी बहुत डायनामिक है, सोसाइटी बहुत तेज़ी से, फास्टर तेज़ी से चेंज होती है जितना लॉ चेंज होता है। इसीलिए लॉ जो है वो सोसाइटी की नीड को पूरा करने के लिए ही होता है। तो हमें लॉ को भी कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन करते रहना चाहिए और जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके हिसाब से हमें लॉ में चेंज लाने चाहिए। फिर वो कहते थे डाइवोर्सिंग इज फ्रॉम ऑल, जैसे कि ऑस्टिन ने भी कहा था कि लॉ जो जज ने कह दिया वही लॉ है, उसमें क्या होना चाहिए था। जब जज एक बार डिसाइड कर देते हैं, इज जो उन्होंने डिसाइड कर दिया वही लॉ बन जाता है। फिर हमें इसमें नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने गलत दिया, ठीक दिया, या कॉन्विक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा, या कॉन्विक्ट का क्या पॉइंट था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ इसका और से डाइवोर्स होता है। लास्ट उनके एसेंशियल था कि लॉ सिर्फ लीगल रूल्स या ट्रेडिशनल लीगल थ्योरी नहीं है। अगर हम उसे मानते हैं तो वो एब्सर्ड है, क्योंकि अगर हमने जो ट्रेडिशनल लीगल लॉ चले आ रहे हैं या लीगल रूल्स चले आ रहे हैं और आज भी हम उन्हें मानते हैं तो वो बिल्कुल एब्सर्ड ही माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले पर्दा प्रथा थी लेकिन आजकल की वुमेन तो वर्किंग होने लगी है, तो वो ऑफिस में पर्दा करके तो नहीं जाएंगी। तो ये जो आपका कस्टम है एक तरीके से ये बिल्कुल एब्सर्ड ही माना जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पहले हम जो थे गे मैरिज को जो है एक क्रिमिनलाइज फॉर्म में देखते थे, लेकिन अब लगा कि ये गे मैरिज फॉरेन में भी जो है इसको एक्सेप्टेंस मिलने लगी है और देखा जाए तो वो कोई क्राइम तो करते नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट ने भी अब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो इन्होंने जो ट्रेडिशनल लीगल थ्योरी थी, जो लीगल रूल्स थे, उनको नहीं मान के प्रेजेंट सिचुएशन को देख के थोड़ा हट के डिसीजन दिया है। तो ये मेन फीचर थे कार्ल ल्यूइन। अब हमारे जो सेकंड है वो है फ्रैंक। देखिए जेरम एंड फ्रैंक जो थे उनके मेन फीचर्स हम क्या देखेंगे। सबसे पहला है कि उन्होंने जो एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉ एंड मॉडर्न माइंड। क्या नाम था उसका? लॉ एंड मॉडर्न माइंड। इसी बुक में उन्होंने अपनी व्यूज बताई थी जो भी आपकी रियलिस्ट अप्रोच से रिलेटेड थी, और उन्होंने बताया कि जो जज लॉ देते हैं, जो भी डिसीजन देते हैं डिस्प्यूट के टाइम में, वही लॉ बन जाता है।
तो जजेस भी लॉ को जो है बनाते नहीं है, बल्कि वो उसे डिस्कवर करते हैं। एक्चुअली किसी ना किसी फॉर्म में तो वो लॉ होता ही है। वो एविडेंस को देखते हैं, वो लॉयर्स की दलीलों को सुनते हैं, उसके बाद लॉ के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। तो वो उसको डिस्कवर कर रहे हैं, वो उसी वक्त उसको इन्वेंशन नहीं कर रहे। और जैसे कि और ज्यूरिस्ट ने बताया था कि लॉ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स नहीं है, कि हम ये नहीं कह सकते कि कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं, हम सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते चले जाएंगे, क्योंकि हर सिचुएशन में, हर टाइम में सिचुएशन चेंज होती है, तो उस हिसाब से लॉ भी चेंज होता है। और जो लॉ बनते हैं उसमें अनसर्टेनिटी इनहेरेंट होती है। मैंने आपको जब रियलिस्ट स्कूल के फीचर्स बताए थे तब भी बताया था कि ज्यूरिस्ट मानते हैं रियलिस्ट स्कूल के कि लॉ हमेशा अनसर्टेन होता है, क्योंकि इसमें जज मेड लॉ होता है। तो डिफरेंट जगह का जज डिफरेंट जगह के सरकमस्टांसेस के हिसाब से उसी सेम टाइप के केस में अलग अलग डिसीजन देता है। तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि इस केस में इसी टाइप का डिसीजन दिया जाएगा। तो इसीलिए लीगल अनसर्टेनिटी इसमें इनहेरेंट होती है। अब इसके जो लास्ट मैं बताना चाह रही हूँ वो है ओलिवर होम्स। तो ओलिवर होम्स भी रियलिस्ट स्कूल के ही ज्यूरिस्ट थे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था बैडमैन का। बैडमैन से उनका मतलब ये नहीं था कि जो बहुत ही बुरा है, उन्होंने कहा बैडमैन जैसे लॉयर्स भी हो गए, कॉन्विक्ट भी हो गए, जो भी जजेस के अलावा अदर पार्टी है। तो उन्होंने कहा जब भी कोई केस डिस्प्यूट के लिए आता है, अगर हम कॉन्विक्ट को देखें तो उसे जो है ये मतलब नहीं है कि जज कैसे डिसीजन दे रहा है या क्या सर्कमस्टांसेस थी, बस वो तो ये सोचता है कि जज जो है मेरी फेवर में डिसीजन दे दे। वो लूज नहीं करना चाहता, वो सिर्फ विन विन करना चाहता है। और जज जो होता है वो अपने हिसाब से अपने सर्कमस्टांसेस को देख के जो है लॉ देता है। तो उन्होंने एक क्लासिक सा एग्जाम्पल इसका दिया था। अब हम देखेंगे इसके मेन फीचर क्या है। उन्होंने कहा जजेस की ये ड्यूटी होती है कि टू अप्लाई द लॉ एज ही फाइंड्स। जजेस को जैसे लॉ मिलते हैं कि इस टाइप का लॉ है, तो उसे उसी को अप्लाई करना पड़ता है इन लाइट ऑफ प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। लॉ तो उसके पास बना हुआ है, अब उसे देखना पड़ता है कि ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल भी है या नहीं, और उसी हिसाब से जज जो है फिर उसे अप्लाई करता है। अगर कहीं लॉ में गैप होता है, अगर उसे कोई लॉ पढ़ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कैसे डिसीजन ले, कि लॉ तो इसमें इनकम्प्लीट लग रहा है या उसे लॉ की लैंग्वेज से समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस वक्त जज प्रेसिडेंट या अपने फॉर्मर जज अगर उन्होंने भी उसी केस पे कोई डिसीजन दिया है तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। थर्ड, उन्होंने बताया कि जज का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि कोई भी केस आए उसमें वो जस्टिस करे, क्योंकि जब जस्टिस करेगा तभी जज मेड लॉ माना जाएगा। अगर वो पार्शनलिटी के बेसिस पे देगा तो कोई भी उसे नहीं मानेगा। तो जब भी कोई केस आए तो दो पार्टी होती है, एक विक्टिम होता है और एक कॉन्विक्ट होता है। विक्टिम अपनी जीत जाता है, कॉन्विक्ट अपनी जीत जाता है। लेकिन जज को विटनेस को देख के, लॉयर्स की दलीलों को देख के, सर्कमस्टांसेस को देख के, अपनी खुद के एक्सपीरियंस को देख के ये डिसाइड करना होता है कि मुझे जस्टिस करना है, चाहे वो विक्टिम की फेवर में जाए या फिर वो कॉन्विक्ट की फेवर में जाए, लेकिन उसकी ड्यूटी हमेशा जस्टिस करना होती है। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको रियलिस्ट स्कूल का मीनिंग भी बता दिया, क्यों इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इसके मेन 3 जो थे आपके ज्यूरिस्ट कौन थे। अब हम देखेंगे इसकी क्रिटिसिज्म। देखिए इसकी क्रिटिसिज्म सारे इसके फीचर से ही निकलती है। सबसे पहले क्रिटिसिज्म तो इसकी यही है कि रियलिस्ट स्कूल वाले कहते हैं कि लॉ जो है जज मेड लॉ होता है। तो जब जज कोई भी ह्यूमन बीइंग लॉ बना रहा है तो वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तो होगा ही नहीं, उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग भी उसके साथ आएगी। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ये एक रिलेटिव वर्ड है, मैन टू वैन वेराई करता है। कोई चीज किसी चीज को किसी और तरीके से देखता है तो दूसरा व्यक्ति उसी चीज को किसी और तरीके से देखता है। तो सेम रूल जो है आपका जज पे भी अप्लाई होता है। तो वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने साइकोलॉजी को जो है उसमें अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ये सब्जेक्टिव फीलिंग आ जाती है। तो इसलिए जो है जजेस को जो है सब्जेक्टिव फीलिंग, अगर वो कभी पार्शनल होके डिसीजन देने लगे तो वो जस्टिस नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ गलत है। दूसरा, ये लोग कहते हैं कि लॉ सर्टेन नहीं है।
जबकि ये गलत है। अगर लॉ सर्टेन नहीं होगा तो जो जनता है उसे पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन सा काम करें तो हमें सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। आजकल हम अपनी कंट्री में इतने सारे लॉ देखते हैं, सारे सर्टेन है। हमें पता है हम चोरी करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, अगर हम बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र करेंगे तो हमें जो है सज़ा मिलेगी, हम डॉरी लेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, हम चाइल्ड मैरिज करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। तो इसीलिए आज की डेट में लॉ सर्टेन होता है। और नेक्स्ट है कि ये उस पार्ट को तो लॉ के बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं जो लॉ कभी कोर्ट में आया ही नहीं। देखिए ये जज मेड लॉ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रियलिस्ट स्कूल। तो जो डिस्प्यूट कोर्ट में आया है, जिस पे जज ने डिसीजन दिया है, वही लॉ है। लेकिन अगर कोई केस कोर्ट में आया ही नहीं तो उसमें क्या लॉ चलेगा, तो वो वाला पार्ट को ये नेग्लेक्ट करते हैं। लास्ट, इन्होंने ह्यूमन फैक्टर को बहुत ज़्यादा एक्सेग्रेट किया है। ह्यूमन फैक्टर इसलिए क्योंकि इन्होंने कोडिफाइड लेजिस्लेशन के बनाए हुए ये जो लॉ होते हैं उनको नहीं मानते हैं, ये मानते हैं जज मेड लॉ को। और जज तो खुद अपने आप में एक ह्यूमन है, तो ये ह्यूमन फैक्टर को ही ध्यान में रखते हैं। जबकि जस्टिस करते समय सिर्फ ह्यूमन फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको कि हमें जो है ध्यान में रखना पड़ता है। तो इन्होंने सारे फैक्टर को जो है इग्नोर कर दिया है, इन्होंने सिर्फ जो है उसी फैक्टर को लिया है जो कि जज अपने बारे में सोचते हैं। अदर फैक्टर में कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, उस केस के बारे में पब्लिक ओपिनियन कैसे है या सर्वे कैसे है, उस पर रिसर्च किस तरह की है, तो सारी बातें जो है ये इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ जो जज की पर्सनैलिटी है, उसका ह्यूमन फैक्टर है, उसी पे फोकस करते हैं। तो ये थी रियलिस्ट स्कूल की क्रिटिसिज्म। कभी कभी आपसे जो है रियलिज्म को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया में हम रियलिज्म को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए रियलिज्म का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो चेंजिंग सोसाइटी है उसके हिसाब से लॉ को चेंज करता है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे जो भी डिसीजन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन फाइनल होते हैं, लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी अपने डिसीजन को रिकंसिडर कर देता है और उसे भी चेंज करता है। तो एक केस हुआ था केशव मिल्स वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। कौन सा केस था ये? केशव मिल वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन होता है कि वो अपना जो डिसीजन है, जो उसने पहले डिसीजन दिया था, उसे रिवाइज भी कर सकता है प्रेजेंट सिनेरियो में और उसे रिकंसिडर भी कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे वो रियलिज्म को प्रमोट करते हैं। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जुडिशरी अपने अर्लियर डिसीजन को रिवाइज नहीं करेगी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, तो हम लोगों की हैप्पीनेस को इग्नोर करेंगे। इसका मतलब है हम चेंजिंग सोसाइटी की नीड को इग्नोर करेंगे। लेकिन इंडिया में साथ के साथ ये भी बताया गया कि अगर हमें जो है एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि रियलिज्म अगर हम मॉडरेट वे में अडॉप्ट करते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम इसका एक्सट्रीम रूप देखते हैं तो वो जो है डेट्रीमेंटल भी हो सकता है। क्योंकि रियलिज्म में हम जुडिशरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन अगर जुडिशरी अपने वर्क को अच्छे से नहीं करती है, ये डिक्टेटरशिप होकर रखती है, तो फिर न्याय की जगह अन्याय हो जाएगा। तो इसीलिए हम मॉडरेट वे में तो रिलीज को ले, लेकिन अगर जुडिशरी जो है हमें उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए। अगर हम उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो जुडिशरी अपने हिसाब से जो है फिर डिसीजन लेने पड़ेंगे, जो एक गलत एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुआ था कि इंडिया में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। देखिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट था, उस कोर्ट में 28 जज थे और वहाँ के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उस हाई कोर्ट के BK रॉय थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, दो एडवोकेट ने एक क्लब की जो है मेंबरशिप ले ली, ऑनरेरी मेंबरशिप ली। उस क्लब का नाम था फॉरेस्ट हिल काउंट्री क्लब एंड रिसोर्ट। तो कौन से क्लब की मेंबरशिप ली थी? फॉरेस्ट हिल कंट्री क्लब एंड रिसोर्ट। अब दो और एडवोकेट ने जो थी उसके ऊपर PIL लगा दी, क्योंकि उस क्लब का केस
जो आपका पंजाब का हाई कोर्ट था उसी में चल रहा था कि जब केस चल रहा है तो आप उसी की मेंबरशिप कैसे ले सकते हो। तो इसको देखते हुए वो जो थे 28 वहां पे जज थे, तो 28 में से 25 जज जो है मास लीव पे चले गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम क्यों नहीं ले सकते। तो फिर जो है उसके बाद फिर वो वापस काम पर भी आ गए। उन्होंने कहा चेंज सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम दोबारा से अपना काम रिव्यू या रिज्यूम करेंगे। तो वो चेंज सर्कमस्टांसेस कैसी थी, क्योंकि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे सीजे रॉय और जो सुप्रीम कोर्ट के एक और जज थे, उन्होंने जो है फिर वो रिकनसाइल किया था, तो जिसकी वजह से काम पे लौट आए थे। तो फिर जो सीजे राय जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो उन्होंने बताया कि अगर इस तरीके से सारी जुडिशरी मास लीव पे चली जाएगी तो एक तरीके का ये तो ट्रेड यूनियनिज्म हो गई। जैसे ट्रेड में ट्रेड यूनियन चलती है, सारे लेबर इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये तो मास लीव पे जाना तो जो है सारे जजेस जा रहे हैं, तो ये ट्रेड यूनियनिज्म का ही एक एग्जाम्पल है। उन्होंने जब वो मास लीव पे गए, उन्होंने ये नहीं देखा हमारे पे लाखों की तादाद में हमारे पास केस पेंडिंग है, इसलिए जिनके केस पेंडिंग है उनके फेट का क्या होगा। उन्होंने सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को देखा, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखा, पूरी पब्लिक के इंटरेस्ट को नहीं देखा। इसीलिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए ताकि जो है जुडिशरी एक एक्सट्रीम स्टेप ना ले सके। वो हमेशा कोई स्टेप लेने से पहले ये देखे कि वो भी पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं रियलिज्म है लेकिन एक मॉडरेट वे में है, यहाँ पे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी है। तो ये था आपका टोटल रियलिज्म। आई फील ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में जरूर आता है। आप सबसे पहले रियलिज्म का मीनिंग देख लिखेंगे, फिर इसका इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ या ये थॉट इमर्ज क्यों हुआ, फिर आप बताएंगे इसके फीचर्स, फिर आप इसके 3 मेन जो मैंने आपको जूरिस्ट बताए हैं उनकी रिलीज के बारे में क्या एसेंशियल फीचर्स थे वो बताएंगे। उसके बाद आप उसकी क्रिटिसिज्म बताएंगे। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिलीज पूछा जाता है तो आप इस तरीके से बताएंगे कि इंडिया में जो है रिलीज फॉलो होता है लेकिन एक मॉडरेट वे में होता है, यहाँ पे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी होती है पब्लिक के प्रति। तो इस तरह से आपका ये पूरा रिलीज जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियरी लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी